गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि कोरोना के समय आप अपने घर पर सकुशल होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी और संस्कृत व्याकरण का महत्वपूर्ण विषय समास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले वीडियो में आपने संधि के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ते हैं समास। समास को अंग्रेजी में कंपाउंड भी कहते हैं। आइए सबसे पहले हम समास की परिभाषा देखते हैं। ये नोट्स मैंने स्वयं बनाए हैं और इनकी मदद से आपको जो है समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले देखते हैं समास की परिभाषा। मैंने लिखी है परस्पर संबद्ध, संबंध नहीं है ये, संबद्ध। संबद्ध होता है जुड़ना, अर्थ वाले दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर एक पद बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। तो मैंने क्या लिखा है इसमें, दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर। जैसे हिम का आलय बराबर हिमालय। अब इसमें आप देखोगे हिम का, हिम के साथ विभक्ति चिन्ह लगी है तो ये एक पद हो गया। दूसरा पद क्या है, आलय। हिम का और आलय दो पद हो गए। दो पद को मिलाकर हमने एक पद बना दिया। क्या बना दिया, हिमालय। तो ये जो प्रक्रिया है ये हिमालय समास नहीं है। हिमालय तो समस्त पद कहलाएगा और हिम का आलय जो लिखा है मैंने, ये क्या है, समास विग्रह। और ये समस्त पद। ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में जैसे आप प्रक्रिया बनाने के बाद जो पढ़ोगे, हिम का आलय षष्ठी विभक्ति लगी है तो इसमें तत्पुरुष समास होता है, तो समास तत्पुरुष समास होगा। ये समास नहीं है, इस प्रक्रिया जो बनती है वो समास कहलाएगी। तो परिभाषा मैंने लिखी है, फिर से ध्यान देंगे। परस्पर संबद्ध, संबद्ध होता है जुड़े हुए, परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए। ये नहीं कि कोई भी उठपटांग हमने शब्द जोड़ दिए, ऐसे नहीं। परस्पर संबद्ध, संबद्ध अर्थ वाले दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर एक पद बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। अब ये जो प्रक्रिया है ना एक पद बनाने की, वो प्रक्रिया समास है। हिम का आलय, हिमालय। आगे हम समझाते हैं समस्त पद। इसके लिए आपको समस्त पद का ज्ञान होना जरूरी है। समास प्रक्रिया द्वारा बने हुए पद को समस्त पद कहा जाता है। जो समास प्रक्रिया हमने की है ना, तो उसमें एक पद बनाया, जैसे हिमालय बना दिया हमने। ये जो प्रक्रिया के द्वारा जो सब एक पद बन गया ना, ये समस्त पद कहलाया। इसमें शब्दों की पहली विभक्तियों का लोप हो जाता है। जैसे हिम का, ये पहली विभक्ति का लोप हो गया, का विभक्ति है इसका लोप हो जाएगा, हिमालय बन गया। तो ये जो है ये समस्त पद है, ठीक है। ये हिमालय क्या कहलाएगा, समस्त पद। अगला हमारा प्रश्न है समास विग्रह है। समास विग्रह, विग्रह का अर्थ होता है अलग करना। जब समस्त पद के सभी शब्दों को अर्थबोध के लिए, अर्थबोध का अर्थ है अर्थ के ज्ञान के, बोध का अर्थ है ज्ञान, अर्थ के ज्ञान के लिए अलग अलग करके उपयुक्त विभक्तियां लगा दी जाती है तो उसे समास विग्रह कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्यालय है ये समस्त पद है, इसका हमने अर्थ समझने के लिए अलग अलग विभक्ति इसको लगा करके अलग कर दिया। विद्या का आलय, इसमें षष्ठी विभक्ति लगा के हमने इसको अलग किया। ये अलग करने की जो प्रक्रिया है ये समास विग्रह है। जैसे संधि विच्छेद होता है ना, इसी प्रकार समास विग्रह। आइए हम चलते हैं अब समास की भेदों की ओर। समास के कितने भेद है, समास के 6 भेद है। जैसे मैंने लिखा है, समास का सबसे पहला भेद है अव्ययीभाव समास, फिर तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु, बहुव्रीहि। कुछ विद्यार्थी देखो ये लिखने में गलती करते हैं, द्वंद्व ऐसे लिखा जाएगा, द्विगु और बहुव्रीहि ऐसे लिखा जाता है। आइए हम सबसे पहले अव्ययीभाव समास पर चलते हैं। अव्ययीभाव समास पहला समास है। समास के अंतर्गत पहला वेद। अव्ययीभाव समास की परिभाषा मैंने लिखी है। अव्ययीभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है और पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग होता है, जैसे यथाशक्ति, प्रतिदिनम आदि। अब मैंने ये समस्त पद लिखे हैं। अब यथाशक्ति पहला, देखो यथा पहला पद है, शक्ति उत्तर पद है, प्रतिदिनम में प्रति पूर्व पद है और दिनम उत्तर पद है। तो परिभाषा क्या थी, बहुत ही आसान है विद्यार्थियों, एक बार थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। यथाशक्ति, यथा पहला पद है, पूर्व, हम अपने आप इसको ये समझ सकते हैं भाई पूर्व पद कौन सा बनेगा और उत्तर पद कौन सा बना। यथा पूर्व पद है, शक्ति उत्तर पद है, प्रति पूर्व पद है और दिनम उत्तर पद है, इसमें हमने अलग निकाल दिया। प्रति, प्रति देखो अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है और पूर्व पद अव्यय उपसर्ग होता है। इसमें प्रति उपसर्ग है, प्रति।
दोनों पद मिलकर अव्यय का काम कर रहे हैं। तो पूर्व पद प्रति जो उपसर्ग होगा वो उसमें कौन सा समास हो गया? अव्यय भाव। और पूर्व पद प्रधान भी होता है, इसका विग्रह मैं आगे बताऊंगा। दिनम करते दिन, प्रति का अर्थ है हर। अब दिन शब्द तो कोई भी दिन हो गया, और प्रति शब्द लगने से प्रति का अर्थ है हर, हर दिन। जो ये प्रति शब्द है ये इसकी प्रधानता हो गई, दिन की प्रधानता नहीं, हर, हर दिन। तो ये प्रति शब्द जो है उपसर्ग है, इसकी प्रधानता है। इस कारण इसमें कौन सा समास आएगा? अव्यय भाव समास। अब हम उदाहरणों पे चलते हैं। अब देखो मैंने तालिका बनाई है, समस्त पद, फिर उसका हिंदी अर्थ और संस्कृत विग्रह। देखो हिंदी के विद्यार्थियों के लिए संस्कृत विग्रह की आवश्यकता नहीं है, इस कॉलम को छोड़ दे। और समस्त पद और हिंदी अर्थ ये दोनों हिंदी के विद्यार्थियों के लिए हो गए। संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए हिंदी का जो अर्थ है उसकी संस्कृत बना दी जाती है समास में, और कोई कठिनता नहीं है, बिल्कुल आसान है। अब हमने जैसे मैंने तालिका बनाई है प्रतिदिनम, इसका हिंदी में विग्रह किया हर दिन। देखो हिंदी में मैं नहीं लगता, हलंत लग के प्रतिदिन शब्द होता है हिंदी के विद्यार्थियों के लिए, संस्कृत में प्रतिदिनम हो जाता है, और कोई अंतर नहीं है। संस्कृत से ही हिंदी के जो है व्याकरण की उत्पत्ति हुई है, ये आप सभी जानते होंगे। आप जैसे देखिए प्रतिदिनम हर दिन, इसका हिंदी विग्रह, और संस्कृत में हो दिने दिने। प्रत्येकम, अब प्रत्येकम में इसका मैंने बताया पहला पद अव्यय उपसर्ग, प्रति जमा एक, एकम। ये आपको इसका भी ज्ञान होना चाहिए। प्रति उपसर्ग है इसमें, प्रति जमा एकम, तो प्रति उपसर्ग है, पहला पद अव्यय उपसर्ग होता है, तो यानी कि कौन समास हो गया इसमें? अव्यय भाव। हर एक, प्रत्येक किसको बोलते हैं? हर एक को। एकम एकम संस्कृत विग्रह होगा। अध्यात्मम, अध्यात्मम में अधि उपसर्ग है, अधि जमा आत्मम, ठीक है। इसका हम इसको अलग करेंगे, अधि उपसर्ग है ये, अधि। तो अधि का अर्थ होता है में, आत्मम का अर्थ है आत्मा में, आत्मा में। इसकी आत्मा में की संस्कृत हो गई आत्मनि, सप्तमी व्यक्ति में आत्मनि बनता है, आत्मा में, आत्मा में की संस्कृत आत्मनि इति। उपगंगम, उप उपसर्ग है, उपगंगम गंगा के समीप, तो गंगा के समीप, इसमें उप उपसर्ग लग गया ना, तो इस कारण इसमें अव्यय भाव समास हो गया। भले इसका विग्रह ऐसे गंगा के समीप हो रहा है तो तत्पुरुष समास आना चाहिए, लेकिन उप उपसर्ग लगने से इसका क्या हो गया? अव्यय भाव समास होगा। तो गंगा के समीप, गंगाया, गंगा के षष्ठी व्यक्ति में गंगाया समीपे, ठीक है। उपनगरम, नगर के समीप, नगरस्य समीपे। उपवनम, वनस्य समीपे। उपतटम, इसे निर्जनम, इसमें निर उपसर्ग है, निर्जनम है ना, तो मैंने निर्जनम, तो निर उपसर्ग है, तो कौन समास हो गया? अव्यय भाव। निर होता है अभाव अर्थ में ये उपसर्ग का प्रयोग होता है, मनुष्यों का अभाव, जनानाम अभाव है। निर्विघ्नम, विघ्नों का अभाव, विघ्न होता है मुसीबत, विघ्नानाम अभाव है। अनुरथम, अनु का अर्थ होता है पीछे या पश्चात, अब उपसर्ग है ये, रथ के पश्चात, रथस्य पश्चात। प्रतिक्षणम, हर क्षण, शनै शनै। प्रतिवर्षम, हर वर्ष। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा करते हैं अनुसार, अनुसार को संस्कृत में अनतिक्रम में बोलेंगे, शक्ति के अनुसार। यथा विधि, विधि में अनतिक्रम में। आजीवनम, आ उपसर्ग है, ठीक है। जीवनम, आजीवनम, जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंतम। प्रत्यक्षम, प्रति उपसर्ग है, प्रत्यक्ष अक्ष बोलते हैं, आँख, आंखों के सामने। अक्षणों, प्रति, अक्षणों दो आँख होती है ना, तो ये जो है अक्षणों, षष्ठी व्यक्ति द्विवचन में, अक्षणों आंखों के, प्रति सामने। परोक्ष, पर उपसर्ग है, ये पर होता है बाद में, आंखों के परे। अक्षण है पश्चात। तो अव्यय भाव समास के मैंने काफी उदाहरण दिए, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गए होंगे। अब तत्पुरुष समास पर चलते हैं। तत्पुरुष समास में देखिए, इसकी पहले परिभाषा देखेंगे। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, जैसे राष्ट्रपति, विद्यालय आदि। उत्तर पद, इसमें यही पदों का ध्यान रखना है विद्यार्थियों। जैसे पहला पद क्या है? राष्ट्र। दूसरा पद क्या है? पति, ठीक है। राष्ट्र होता है अपना नेशन, पति होता है स्वामी, राष्ट्र का स्वामी। तो इसमें राष्ट्र तो कोई भी राष्ट्र हो गया, इसकी प्रधानता नहीं है। उत्तर पद जो है ना, उत्तर पद, पूर्व पद राष्ट्र था, उत्तर पद पति है। पति जो है, पति का अर्थ है स्वामी, राष्ट्र का स्वामी, मालिक। जो स्वामी है उसकी प्रधानता है।
तो यानी कि उत्तर पद की प्रधानता होती है। विद्या और आलय, अब देखो पहला पद क्या है विद्या और दूसरा क्या है आलय। आलय का अर्थ होता है घर। तो विद्या की प्रधानता नहीं है, आलय की प्रधानता है। विद्या तो जैसे पुस्तक मतलब शिक्षा है, वो पुस्तक रूप में घर पे भी हो सकती है, कहीं भी मार्केट में भी हो सकती है, लेकिन आलय मतलब स्थान, जो उपयुक्त स्थान है विद्या के लिए, जैसे विद्यालय जिसको हम इंग्लिश में स्कूल कहते हैं, वो प्रॉपर एक स्थान बना रखे है, उसकी प्रधानता है। तो इसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है, आप समझ गए होंगे। तत्पुरुष समास के 4 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के 4 भेद कर देते हैं अब। एक तो विभक्ति तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, नए तत्पुरुष और उपपद तत्पुरुष। अब हम विभक्ति तत्पुरुष को देखेंगे। विभक्ति तत्पुरुष में जैसे प्रथमा विभक्ति नहीं होगी, द्वितीय विभक्ति से लेकर के और सप्तमी विभक्ति तक संबोधन होता है सप्तमी के बाद। इसमें द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी, तो ये आपने देखी विभक्ति तत्पुरुष के अंतर्गत। अब मैं उदाहरणों को देखा समझाता हूं मैं। जैसे पहला हमने तत्पुरुष समास का दिया है उदाहरण, ग्राम गतः। गतः का अर्थ होता है जाना, ग्राम गतः, गांव को गया हुआ। गांव को कोई गया हुआ व्यक्ति है, उसको ग्राम गतः बोलेंगे। ग्रामम गतः, गांव को गया हुआ। गांव को द्वितीय विभक्ति है, अलग किया है ना इसका, देखो विग्रह करके आप समझ सकते हो। ग्रामगत, गांव को गया हुआ। तो गांव को की संस्कृत में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा ग्रामम गतः, तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ तो द्वितीय तत्पुरुष समास। गृहगत, घर को गया हो, गृहम गतः। कृष्णाश्रित है, कृष्णाश्रित है, कृष्ण को आश्रय लिए, जिसने कृष्ण को आश्रय ले लिए ना, आश्रित, कृष्णाश्रित, आ का मात्रा वो लगा दें, कृष्णा, कृष्ण को जिसने आश्रय, कृष्ण को आश्रय लिए हुए। कृष्णम श्रित है, श्रित होता है आश्रय लेना, द्वितीय तत्पुरुष। सुखयुक्त, सुखयुक्त किसको बोलेंगे, जो सुख से युक्त है, तो इसमें तृतीय विभक्ति लग रही है, इसका विग्रह करेंगे सुखयुक्त, सुख से युक्त, सुख जुड़ा हुआ है ना उससे, अलग नहीं हो रहा। सुखेन युक्त है, देखो संस्कृत में विग्रह हो गया, इसकी हिंदी मतलब संस्कृत में विग्रह कर दिया इसका। ईश्वर दत्त किसको बोलेंगे, ईश्वर से दिया हुआ, ईश्वरेण दत्त है। विद्याहीन किसको बोलेंगे, विद्या से रहित, विद्या तृतीय विभक्ति में विद्याहीन है। गुणहीन है, गुणहीन है, गुण अनेक होते हैं ना, तो तृतीय विभक्ति बहुवचन, गुणहीन है। भूत बलि, भूत किसको बोलते हैं, प्राणियों को। बलि का अर्थ होता है अन्न वगैरह उसको देना, भूत प्राणियों के लिए अन्न देना। चतुर्थी विभक्ति है, भूतों के लिए अन्न, चतुर्थी विभक्ति है ना, भूतों के लिए। विग्रह से आप समझ सकते हैं, भूतेभ्य है, अनेक भूत हो गए ना, अनेक प्राणी, भूतेभ्य है, चतुर्थी बहुवचन। भले ही। पाठशाला किसको बोलेंगे, पाठशाला देखो विग्रह पे डिपेंड है। अब जैसे विग्रह आप पाठशाला करोगे, पाठ के लिए शाला, शाला होता है घर, पाठ के लिए शाला, विग्रह हो गए ना। तो के लिए हमने विभक्ति चिन्ह लगाया, तो के लिए लगाया, तो के लिए कौन सी चतुर्थी विभक्ति लगती है, चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी तत्पुरुष समास में आ गया। और इसकी संस्कृत में क्या बन गया, पाठाए, चतुर्थी एक वचन में पाठाए, देवाए बनता है ना, पाठाए शाला। गोहितम, गोव्यहितम। सर्प, भीत, भीत डरना के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी, सांप से डरा हुआ, तो पंचमी विभक्ति में सर्पात, सांप से सर्पात, देवात, भीत है। सिंह भीति, सिंहात भीत है। दुख मुक्त, दुख से रहित, अलग हो गया ना दुख से, तो अलग होने अर्थ में पंचमी तत्पुरुष, पंचमी विभक्ति लगती है। दुखात मुक्त है। आकाशपति, आकाश से गिरा हुआ, आकाश से अलग हो गया, उसे अलग होने अर्थ में पंचमी विभक्ति, और अलग नहीं हो तो कौन सी विभक्ति लगती है, तृतीया। आकाशपति, आकाश से गिरा हुआ, आकाशात पतित है। विद्यालय किसको बोलेंगे, विद्या का आलय, विद्या का घर, तो विद्या का आलय, विद्याया आलय है। विद्या का षष्ठी विभक्ति लगी, विद्याया आलय। देवालय, देवानाम आलय, देवानाम देवताओं का, षष्ठी बहुवचन। हिमालय, हिम का आलय, हिमस्य आलय है। राष्ट्रपति, राष्ट्रस्य पति ही। राजपुरुष, राज्ञ पुरुष है, राजपुरुष है। राजन शब्द होता है इसका षष्ठी विभक्ति में, राज्ञ शब्द बनता है, राजा का पुरुष। तो ये विभक्ति तो पुरुष ही यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब ये स्वर्ण पात्रम, स्वर्ण पात्र किसको बोलेंगे, सोने का पात्र। स्वर्णस्य पात्रम, सोने, षष्ठी तत्पुरुष समास। सत्संगति किसको बोलते हैं, सज्जनों की संगति। सताम, सज्जनों को, सज्जनों का षष्ठी बहुवचन में बनता है, सताम, संगति। कार्य कुशल किसको बोलेंगे, जो कार्य में कुशल है, कार्य में कुशल, सप्तमी विभक्ति लग रही है इसमें, कार्य
कार्य में, तो कार्य कुशल है, सप्तमी तत्पुरुष समास। वाक्पटु, जो वाणी में, पटु मतलब चतुर है, वाणी में चतुर, वाणी में तो वाक शब्द है, इसमें सप्तमी एक वचन में वाची बनता है, वाची पटु। वनवास किसको बोलेंगे? वन में जिसका वास है, वन में वास, तो वन में सप्तमी व्यक्ति वने वास है। सभा पंडित किसको बोलेंगे? जो सभा में पंडित है, सभा में, सभायाम बनता है सप्तमी व्यक्ति, सभायाम पंडित, सप्तमी तत्पुरुष। तो विभक्ति तत्पुरुष समास के मैंने मुख्य उदाहरण दिए। उम्मीद है ये समझ आ गए होंगे। अब अगला तत्पुरुष समास का अगला भेद है अलुक तत्पुरुष। लुक का अर्थ होता है लोप होना, ठीक है, और अलुक मतलब लोप न हो। विभक्ति का लोप न होने पर अलुक तत्पुरुष समास होता है। जैसे दिवंगत है, कहते हैं ना भाई दिवंगत हो गया वह, तो दिवम होता है दिवम द्वितीय विभक्ति, दिव शब्द होता है स्वर्ग, और दिवम द्वितीय विभक्ति, दिवम स्वर्ग को, गत मतलब प्राप्त हुआ या गया हुआ, तो दिवम गत है। इसमें देखो द्वितीय विभक्ति ऑलरेडी लगी हुई है, गत है, दिवम गत है, इसका विग्रह किया हमने, दिवम गत है, ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई विभक्ति का लोप नहीं हुआ, ठीक है, तो विभक्ति का लोप नहीं हुआ तो अलुक तत्पुरुष समास। जन्मना अंधे, जन्म से अंधा, जन्मना जन्म से, तृतीय विभक्ति पहले लगी हुई है, कोई चेंज नहीं हुआ है, जन्मना अंधे। परस्मयी पदम, परस्मयी का अर्थ दूसरे के लिए पद, परस्मयी पदम, कोई विभक्ति चेंज नहीं हुआ, तो अलग तत्पुरुष के मुख्य उदाहरण थे। उसके बाद नए तत्पुरुष समास, ये हिंदी में भी आता है। नए, निषेध के अर्थ को बताने के लिए नए शब्द का किसी भी शब्द के साथ समास हो जाता है। जैसे नए विद्या, अविद्या, किसी चीज का निषेध हो ना भाई, नकारना किसी चीज को, भाई विद्या नहीं है, तो नए शब्द लगा करके, और इसका जो है समस्त पद बनेगा तो ए लग जाएगा, अविद्या। अब इसमें दिया है मैंने असत्यम, असत्य किसको बोलते हैं? सत्य नहीं है, तो संस्कृत विग्रह हो गया न सत्यम। अनुचितम न उचितम, अविद्या न विद्या। तो उम्मीद है कि ये समझ आ गए होंगे। अगला जो है उपपद तत्पुरुष देखेंगे हम। उपपद तत्पुरुष विभक्ति, ये तत्पुरुष समास का चौथा भेद है। अब चौथा भेद है, इसमें दिखाई नहीं दे रहा आपको। जब तत्पुरुष समास में किसी पद के पहले रहने के कारण किसी धातु से कोई कृत प्रत्यय होता है, तब प्रथम पद को उपपद कहते हैं और दोनों पदों के समास को उपपद तत्पुरुष कहते हैं। जैसे कुंभकार, अब मैंने ये समस्त पद दिया है। कुंभकार, कुंभकार किसको बोलेंगे? कुंभकार होता है घड़ा, कार मतलब बनाने वाला, घड़े को बनाने वाला, उसको कुंभकार बोने कहेंगे हम। तो इसका विग्रह होगा घड़े को बनाने वाला, और संस्कृत में इसका विग्रह हुआ घड़े को कुंभम, कुंभ बोलते हैं घड़ा, कुंभम बनाने वाला मतलब करने वाला, करोति इति, कुंभम करोति इति, मतलब अंत में जो है जैसे करोति वगैरह ये क्रिया आई है क्री धातु से, है करने वाला, देने वाला, ये जो क्रिया आती है तो उसके योग में उपपद तत्पुरुष समास होता है। स्वर्णकार, जब परिभाषा देना, जब तत्पुरुष समास में किसी पद के पहले रहने के कारण किसी धातु से कोई कृत प्रत्यय होता है, धातु से कृत प्रत्यय पीछे हो गया तो प्रथम पद को उपपद कहते हैं, प्रथम पद है ना। स्वर्णकार, ठीक है, सोने को बनाने वाला, सोने के आभूषण बनाने वाला है, स्वर्णम करोति। नगरकार, नगरम करोति है। जलदह, जल देने वाला, ठीक है, जल देने वाला, बादल, जलम ददाती थी। तो उम्मीद है विद्यार्थियों यहाँ तक समझ आ गया होगा आपके तत्पुरुष समास तक। अगले जो समास है वो अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।